सभी साथियों को नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में हमने लाइंस एंड एंगल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसका बेसिक भी हमने पढ़ लिया था और उसके हमने क्वेश्चंस भी काफी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि अब देखो, हमने ट्राइंगल पढ़ा है, एरिया यानी जब मेंसुरेशन पढ़ी है, क्षेत्रमिति, तब हमने ट्राइंगल पढ़ा है। लेकिन वहां उस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में फर्क है। फर्क ये है, वहां पर क्षेत्रफल, परिमाप, उन चीजों की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें कोणों की बात करेगा, माध्यिकाओं की बात करेगा। ठीक है, बेसिकली इन चीजों के ऊपर बात होगी। तो अब इसमें हमें तो कुछ थ्योरम पढ़नी होती है, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम ट्राइंगल समझेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल की जो कुछ बेसिक कंडीशन है वो भी आपको पता है। क्या बेसिक कंडीशन है भाई ट्राइंगल की? तो पहली कंडीशन है कोणों का जो योग है, जो एंगल का सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। जो भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। कम होगा तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा और ज्यादा होगा तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा, और कोई कंडीशन होती है इसकी भुजाओं में? क्या होती है? देखो, कोण के सामने भुजा ए है तो ए मान लो, बी है तो बी मान लो, सी है तो सी मान लो। हमने ये बताया था कि त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में a प्लस बी जो है, दो छोटी भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से बड़ा होगा। या एक तीसरी कंडीशन थी कि त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं का जो अंतर है, डिफरेंस, वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब हमने मान लिया दो बड़ी भुजाएं सी और बी हैं, बड़ी भुजाएं, तो इनका जो अंतर है बी डिफरेंस सी, वो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने साइड लिखी 3,4,5, इस चीज से समझ लो एग्जाम्पल से, क्या ये ट्राइंगल की साइड है? तो हम चेक करेंगे। हमने कहा दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो दो छोटी भुजाओं का सम कितना है? 7। 7 5 से बड़ा है तो ट्राइंगल बनेगा। या हमने कहा दो बड़ी भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। हमने कहा बड़ी भुजाओं का डिफरेंस अंतर कितना है? 1, तो 1 जो है वो तीसरी से छोटा है, तो देखो डिफरेंस जो है छोटा है, योग जो है बड़ा है ना। तो ये बेसिक कंडीशन होती है। मैंने आपको एरिया में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे ऐसे, कि जिसमें दो साइड दे रखी थी, तीसरी के बारे में पूछ लेता था, कराऊंगा मैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, दो बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है ना। ये चाहो तो आप लैंग्वेज में भी नोट कर लो, ठीक रहेगा, कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, दो बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा। ठीक है, तो जनरली ये कंडीशन तो हो गई ट्राइंगल बनने की या ना बनने की। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन बन रही है ना, तीनों में से कोई भी कंडीशन बन रही है, तो वो ट्राइंगल हमेशा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम ट्राइंगल हमने सीख लिया कि ट्राइंगल क्या क्या होता है, कैसे बनता है। अब ट्राइंगल के टाइप पढ़ते हैं। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो आप लोग बताओ ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? समबाहु, 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 समकोण। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो हम जनरली बात करते हैं त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, है ना। दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? नंबर 1, नंबर 2। एक तो होता है कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित। दूसरा होता है भुजाओं पर आधारित, साइड बेस। भुजाओं पर आधारित, है ना। ये होता है एंगल बेस्ड, और ये होता है साइड बेस्ड।
कोणों पर आधारित और भुजाओं पर आधारित। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जनरली, ठीक है। अच्छा, अब इसको और कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कोणों के आधार पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोणों के आधार पर नंबर 1 एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में आप बताओ, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? देखो, हमने न्यून कोण पढ़ा था अभी, जब हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा था तो उसमें न्यून कोण पढ़ा था, एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज भी ऐसा ही होगा। इसमें त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, प्रत्येक कोण, ठीक है। तो चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि जो प्रत्येक कोण होगा, ईच एंगल होगा, प्रत्येक कोण वो 0 से तो बड़ा होगा, ऐसा बना लो। जो प्रत्येक कोण है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जो ईच एंगल है उसकी कंडीशन ये बनेगी, ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें आप देख पा रहे हैं बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल होता है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं, एच हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये होता है आधार, यानी इसको हम बेस कहते हैं। और ये होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर, पी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि इसका जो एक कोण होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, और इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस उठा के देखेंगे तो कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है समझ लिया? चलिए, अब ये अगले अगले पेपर पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। अभी हम इसी का टाइप पढ़ रहे हैं, तीसरा, थर्ड टाइप यहां लिख लो, आप लोग इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल? कोण 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल बताया था, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें जो एक कोण होगा, एक एंगल जो होगा वो बड़ा तो होगा 90 डिग्री से, लेकिन छोटा होगा 180 डिग्री से, क्योंकि अगर हमने 180 डिग्री का बना दिया तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी, फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, देखो ये आपको दिख रहा होगा ए बी सी। जो बी वाला एंगल है वो आपको दिख रहा है देखने में 90 से तो बड़ा है और वो 180 से छोटा है, तो ये क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। समझ आया? कोणों के आधार पर हमने कौन कौन से पढ़ लिए? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल यानी समकोण, और ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर भुजाओं पर आधारित पढ़ाता हूं, साइड बेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइड बेस। भुजाओं पर जो आधारित है उसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे
समबाहु पढ़ लो, चलो उसमें समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मीनिंग वही है। इक्विलेटरल त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आपको नाम से पता चल रहा है, सम का मीनिंग होता है समान, इक्वल, और बाहु मतलब होता है साइड यानी भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज होता है। एबीसी, क्या क्या कंडीशन होती है? इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है, यानी इक्वल होता है, 60 60 60। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक जो भुजा होती है ईच साइड वो इक्वल होती है, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है, होती बराबर है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है? देखो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। समान दो भुजाएं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे हमने नाम लिखा, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको पता है एबी और एसी दोनों इक्वल साइड है। ठीक है, तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमें थ्योरम देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस पर आते हैं। वो एक ट्रायंगल की थ्योरम होती है कि जो बराबर साइड के, जो अपोजिट के एंगल होते हैं, बराबर भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे हमने कहा जहां यहाँ पर जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है? सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी। तो हमने कहा अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी, है ना? ए बी सी ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल, समझ आए? तो इसको नोट भी कर लेना आप, मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, इससे सिखाऊंगा कि ट्राइंगल में, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाएं थी ए बी और ए सी, और ए बी के सामने कौन सा कोण है? सी वाला कोण है, और ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी वाला कोण है, तो कोण बी और कोण सी दोनों बराबर होंगे। इसको हम एंगल बी भी लिख सकते हैं और इसको हम एंगल सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। बताओ, समझ में आया? समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स क्या होता है? दो साइड बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा, थर्ड, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, स्केलाइन ट्रायंगल। तो क्या होता है? जिसकी विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होता है ना? हम कह सकते हैं जैसे ए है, बी है और सी है, तो हमने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने कहा ये तीनों साइड क्या है? अलग अलग हैं। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, तो वो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलाइन ट्रायंगल। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। समझ आया? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक त्रिभुज ऐसा होता है जो साइड और एंगल दोनों पर बेस होता है, उसका जो नाम है वो साइड के नाम पर भी लिया जाएगा और एंगल के नाम पर भी लिया जाएगा। बताओ कौन सा होता है? नहीं, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं। देखो, वो होता है
समद्विबाहु, बिल्कुल ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं समकोण के आधार पर करूं तो समकोण की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, समद्विबाहु पर लूं तो समद्विबाहु की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जनरली समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, तो हम कह सकते हैं ये ए बी सी। ठीक, अब हमने कहा समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो आप बता सकते हैं उसमें दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी? बिल्कुल ठीक है, ए बी और बी सी बराबर हो सकती है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के सामने तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती किसी के भी। तो हमने कहा ये अगर ए है और ये अगर बी है, ठीक है, तो सॉरी बी नहीं, ए भी ए होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है तो ये होगी। अब मैं अगर पाइथागोरस लगाऊं यहाँ पर, तो जो पाइथागोरस फिर में होती है, क्या होती है पाइथागोरस? पाइथागोरस प्रमेय, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है? वो होती है भैया, लिख लो, वैसा पता है आप लोगों को, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जहां पर ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, मैं बता चुका हूं पहले भी, इसको बेस मान लो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसको बेस मान लो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बदलता रहेगा। और जनरली हम चीजों को पढ़ेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, त्रिकोणमिति, उसमें तब इसका रोल बहुत है कि बेस कौन सा लेना है ना, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है बेस यानी आधार, ये है परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो अगर मैं यहां से हाइपोटेनियस की बात करूं तो वो कैसे निकल सकता है? बी बेस भी ए है और ये भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, अब मैं h का जो मान निकालूंगा तो वो क्या निकाल सकता हूं? a√2 निकाल सकता हूं। तो कई बार डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो 5√2 है, तो उसका एरिया बताओ, उसका परपेंडिकुलर बताओ, उसका बेस बताओ, है ना। तो ये हम एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात क्वेश्चन पर करेंगे, अभी तो बेसिक चीजें जो हैं उनको समझ लो बस आप लोग। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वो आपको समझ में आ गया, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एंगल बेस और एक साइड बेस। एंगल बेस कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, यानी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है साइड बेस यानी भुजाओं पर आधारित, वो कौन कौन से होते हैं भाई? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, यानी इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलाइन ट्रायंगल। ठीक है, और ये लास्ट में जो दोनों पर है, एंगल और साइड दोनों पर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये आपके सामने। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, और बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये ऐसी नॉलेज है जो ज्यादातर टीचर आपको देंगे नहीं, वो सोच लेंगे कि ये आपको आता है, और आप यहीं कंफ्यूज रहते हो, वही चीज नहीं आती जो टीचर ये समझता है कि आपको आता है। क्या क्या है? तो नंबर 1 सबसे पहले करेंगे माध्यिका, मीडियन। कि जो मीडियन होती है, माध्यिका होती है, किसी ट्राइंगल की माध्यिका क्या होती है? तो आप लोग बताओ, नाम से पता चल रहा है मध्य, मध्य का मतलब माध्य, मध्य का मतलब माध्य, मध्य मतलब बीच की बात चल रही है कुछ। तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ट्राइंगल है। अगर हम एक वर्टेक्स इसके शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींचे जो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है, तो उसको हम माध्यिका कहते हैं, ए बी सी, ये डी। तो यहां पर जो एडी है वो माध्यिका है। जब एडी माध्यिका है तो हमें पता है ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो जो बीडी है और डीसी है ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो क्या होती है माध्यिका? पता चला, मीडियन। शीर्ष से ऐसी रेखा होती है, ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है ना, यानी बीडी बराबर होगा डीसी के, तो इसको हम माध्यिका कहते हैं। समझ आया माध्यिका क्या होती है?
अब एक इसमें माध्यिका की कंडीशन लिखो, क्या क्या कंडीशन है। जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। ठीक है, जो मीडियन होती है माध्यिका वो ट्राइंगल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में। समझ आया? चलिए, और जो माध्यिका होती है उसका वो जो सामने वाली भुजा होती है उसका क्या होती है, मिड पॉइंट होती है ना, मध्य बिंदु होती है। तो माध्यिका के बारे में आपने क्या क्या सीखा कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी जितना एरिया इसका होगा ट्राइंगल का उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, यह है मीडियन माध्यिका। नेक्स्ट दूसरा है परपेंडिकुलर यानी लंब या शीर्षलंब भी कह सकते हैं इसको, शीर्षलंब। इसके बारे में बताओ क्या होता है। लंब है तो नॉर्मल है, नॉर्मल भी कह सकते हो। नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा सामने वाली साइड के साथ। तो हमने कहा ये एक ट्राइंगल है एबीसी और हमने इसके वर्टेक्स से इसके बेस पर एक ऐसी लाइन खींच दी जो सामने वाली साइड को सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, डी। तो इसको हम हाइट भी कहते हैं, इसको हम त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। जो शीर्षलंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट भी होती है। अगर हमने बेस बीसी मान रखा है यानी आधार अगर बीसी है तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, एच होगी। समझ आया? चलिए, तो परपेंडिकुलर यानी शीर्षलंब के बारे में आपको समझ में आई। एक बात क्या होता है, सामने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं जो सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसको हम शीर्षलंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ट्राइंगल की हाइट भी कह सकते हैं। समझ आया? चलिए, अब एक चीज समझो, जो परपेंडिकुलर है ना शीर्षलंब, वो जरूरी नहीं है सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटे, ऐसा जरूरी नहीं है। 90 डिग्री का कोण। हाँ, लेकिन ऐसा कब जरूरी है, तो अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में दोनों केस इक्वल होते हैं, मतलब यही तो परपेंडिकुलर होगा और यही माध्यिका भी होगी। ठीक है, ये तो माध्यिका भी होगी, यही मीडियन भी होगी और परपेंडिकुलर भी होगा, यानी लंब भी यही होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसमें जो माध्यिका होती है परपेंडिकुलर भी वही होता है ना। और एक हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब आइसोस्केल्स ट्राइंगल पढ़ा है। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको एक कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी आप हमेशा लगा दो, अगर ये ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, और हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, पी परपेंडिकुलर भी होगा, और मीडियन यानी एम यानी माध्यिका भी होगी, मीडियन भी होगी। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो इन दो केस में जो मीडियन और परपेंडिकुलर होता है वो दोनों सेम होते हैं। अगर हम इस वाले वर्टेक्स से डालेंगे ना यहाँ, तो वो इक्वल नहीं होगा, वो दोनों अलग अलग होंगी, है ना। केवल अगर ये दोनों इक्वल साइड हैं तब यहाँ वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन भी होगी। ठीक है, कर लो नोट।
कर लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक, बिल्कुल ठीक है। कोण अर्धक, अर्धक मतलब होता है आधा, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो कोण अर्धक क्या होता है? जो सामने वाली भुजा को, सॉरी, जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे हमने कहा कोण ए है वाला, अगर हम इसको एंगल बाइसेक्टर कह दें, जो एडी है अगर हम इसको कहें एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, हम जनरली जब ट्राइंगल में इसका प्रयोग करेंगे तो हम ऐसा साइन बना दिया करेंगे, तो आप लोग समझ लेना कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कई बार हमने पढ़ा भी होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी थोड़ा छोटी क्लास में, 8-9 क्लास में पढ़ी होगी ज्योमेट्री, तो उसमें कोण का अर्धक करना सिखा देते। जैसे एक कोण है ना, प्रकार में एक दूरी लो, एक चाप लगाओ ऐसे, वही चाप उसी डिस्टेंस से एक चाप यहाँ लगाओ, उसी से एक चाप यहाँ लगाओ और इसको मिला दो, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो जाएगा। पढ़ा था? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। देखो, अगर ये जो है समबाहु त्रिभुज है तो सब कुछ यही होगा। पढ़ाऊंगा अभी मैं एक और पढ़ा दूं, उसके बाद चारों चीजें समझा दूंगा, है ना उसमें। तो बिल्कुल ठीक है, अभी बता दूंगा। तो कोण अर्धक जो एंगल बाइसेक्टर होता है, क्या होता है, केवल कोण का आधा होता है। ट्राइंगल में कोण का अगर आधा करते हुए एक रेखा खींच दी जाए लाइन, तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। कोण अर्धक का जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। समझ आया कोण अर्धक क्या होता है? चलिए, अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वो मैं बताऊंगा कि ये माध्यिका भी तो हो सकती है, ये परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये चारों चीजें समझाने के बाद ही क्या क्या होते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, तीसरा है भुजा लंबर्धक। भुजा लंबर्धक, साइड बाइसेक्टर। तो भुजा लंबर्धक क्या होता है? तो भुजा का पता है आपको, जैसे मैंने कहा एक लाइन है भाई ये, और अगर हम एक ऐसा बाइसेक्टर करें जो परपेंडिकुलर भी हो, जो 90 डिग्री का कोण भी बनाए, इस तरह हम बाइसेक्ट करते थे, आपको ध्यान होगा शायद, है ना। तो हमने कहा अगर ये ए भी एक लाइन है और सी ये है, तो अगर ये लाइन यहां से होकर जा रही है तो सी इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखो, भुजा लंब अर्धक, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ, और अर्धक मतलब आधा आधा भी बांट रहा भुजा को, है ना। तो ये लंबर्धक होता है। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी भी भुजा का लंबर्धक करें, जैसा हमने कहा कि इस वाली भुजा का, तो जरूरी नहीं है कि वो वहां से शीर्ष से होकर जाएगा, कहीं से भी होकर जा सकता। हमने कहा ये है भुजा का लंबर्धक जो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा कि जितना ए बी है उतना बी सी हो। ठीक है, तो भुजा साइड बाइसेक्टर के बारे में पता चला। हम भुजा का आधा कर रहे हैं और वो भी परपेंडिकुलर। अब भुजा का तो आधा, हम एक बात बताओ, भुजा का हम आधा ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी तो आधा ही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट से होकर जा रहा है, लेकिन ऐसा तो बहुत, हाँ, लंबर्धक स्पेशल होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने आपको लंबर्धक पढ़ाया, एंगल साइड बाइसेक्टर। ठीक है, चलो कर लिया आप लोगों ने नोट। अब हमने अभी अभी फिर दोबारा हमने क्या पढ़ा भाई? हमने पढ़ा सबसे पहले मीडियन माध्यिका, फिर पढ़ा हमने कोण अर्धक, फिर पढ़ा हमने भुजा लंबर्धक, फिर पढ़ा हमने शीर्षलंब यानी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो देखो परपेंडिकुलर भी यही होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, कोण अर्धक भी यही होगा,
कोण अर्धक भी यही होगा, यानी एंगल बाइसेक्टर। और अगर मैं बात करूं कि माध्यिका भी यही होगा, मीडियन। माध्यिका भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा। और एक और बच गया, अगर मैं कहूं साइड बाइसेक्टर यानी भुजा लंबर्धक। भुजा लंबर्धक, तो वो भी यही होगा। ठीक है, किस किस के लिए? अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है त्रिभुज तब भी, और अगर ये समद्विबाहु है ना, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु, तब भी यही होगा। लेकिन शर्त यह है कि उसमें ए बी और ए सी इक्वल होनी चाहिए, है ना। उसमें अगर ये दोनों इक्वल है तभी ये चारों चीजें एक जैसी होंगी। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों पॉइंट यानी चारों चीजें एक ही लाइन होती हैं। अगर हमसे कहेगा कि माध्यिका यही है, परपेंडिकुलर शीर्षलंब ये है, भुजा लंबर्धक ये है, कोणार्धक तब भी यही है। समझ आया? चलिए, तो जो चीजें हमने आपको बेसिक पढ़ाई हैं आज, कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं और ट्राइंगल में ये जो चीजें होती हैं वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ होती हैं, ये आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं चीजों पर जो हमने पढ़ाई है उसी के बेस पर हम चलते हैं। जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं ट्राइंगल में, कौन कौन से केंद्र होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। जनरली क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा आपको। देखो नेक्स्ट, अब लिखो भैया सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक यानी सेंट्रोइड। केंद्रक यानी सेंट्रोइड। अगर आपको कहे कि जो केंद्रक या सेंट्रोइड, या हम इसको कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, इसको गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड एक ही बात है। अब होता क्या भैया सेंट्रोइड? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ट्राइंगल की त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसको त्रिभुज का क्या कहते हैं? सेंट्रोइड यानी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक को हम जनरली जी से शो करते हैं। हमने कहा कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, हमने एक मीडियन ये बना ली, एक मीडियन ये बना ली और एक मीडियन ये बना ली। ठीक है, और हमने इसको नाम दे दिया, तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हमने नाम दे दिया जी। जनरली हम इसको जी से शो करते हैं सेंट्रोइड को यानी केंद्रक को। ठीक है, तो ये एडी, बीई और सीएफ ये क्या है? मीडियन है, माध्यिकाएं हैं। ठीक, तो ट्राइंगल की तीनों जो मीडियन होती हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंट्रोइड होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, तो अब यहां कुछ कंडीशन होती हैं वो आप पढ़ लो। हमने बताया था भाई कि जो मीडियन होती है ना, जो माध्यिका, वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। अब हमने अभी पढ़ाया था आपको कि जैसे ये है एबीसी एक ट्राइंगल है और हमने कहा ये एक मीडियन है, ये इसके बराबर है, मीडियन है। तो हमने कहा जितना एरिया इसका होगा
उतना ही एरिया इसका होगा, है ना। यानी जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो केंद्रक होता है सेंट्रोइड, वो त्रिभुज को कितने बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, देखो अगर मैं ये लाइन हटा दूं यहां से, अगर मैं ये लाइन केवल ये रखूं, ये सेंट्रोइड है जी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है सेंट्रोइड, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो कि जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तीनों के एरिया कैसे हैं, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, समझ आया। तो मीडियन जो है कितने पार्ट में डिवाइड करती है ट्राइंगल को, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में, और जो सेंट्रोइड होता है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी तीनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर मैंने डायग्राम इस तरह बना लिया, अगर मैंने डायग्राम इस तरह बना लिया तो तब कितने क्षेत्रफल हो गए। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं जीबीसी एक त्रिभुज है, बताओ जीबीसी एक त्रिभुज है, और हमने कहा बीडी और डीसी बराबर हैं क्योंकि ये तो मीडियन है। अगर मैं बात करूं जीबीसी तो इसके लिए भी तो मीडियन यही होगी, है ना, यही होगी, इसका मतलब ये भी दोनों एरिया बराबर हो गए। तो जब ये एरिया बराबर हैं तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे। ये बताओ आप, समझ आया। इसका मतलब अगर ट्राइंगल उसने स्टेटमेंट दिया कि केंद्रक जो है त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटता है, अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आंसर ही आ गया 3। अगर उसने डायग्राम बना दिया है इस तरह कि बताओ कितने बराबर क्षेत्रफल हुए, कितने बराबर एरिया हुए, तो कितने हुए 6। समझ आया, चलिए नोट करो। तो जनरली केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, लेकिन अगर डायग्राम इस तरह बना है तो 6 बराबर क्षेत्रफल हो गए, 6 इक्वल एरियाज। कर लिया। अच्छा एक चीज और पढ़नी है इसमें, जैसा हमने कहा ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, और हमने ये बना ली इसकी मीडियन डी, ये माध्यिका है, और इसका जो सेंट्रोइड है जी यहां पर है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा इस पर भी, कि अगर मैं बात करूं कि ए जी रेशियो जीडी कितना होगा, देखो अगर मैं बात करूं ए जी और रेशियो जीडी ये कितना होगा, तो ये होता है 2:1, है ना, ये हमेशा 2:1, ये 2 के रेशियो में होगा और ये 1 के रेशियो में होगा, शीर्ष से सेंट्रोइड तक 2 और फिर 1, इस तरह ध्यान रखना। अगर मैं बात करता आपसे, अगर मैं इसको मिला देता यहां से, अगर मैं इसको मिला देता इस तरह, और मैं अब कहता आपसे कि आप बीजी रेशियो जीई का अनुपात बताओ, तब भी अनुपात 2:1 रहेगा। अगर मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, CF, और मैं आपसे पूछूं कि CG रेशियो GF का अनुपात कितना होगा, तब भी रेशियो 2:1 ही रहेगा, ठीक है। शीर्ष से सेंट्रोइड तक 2 है और फिर नीचे को 1 है, शीर्ष से सेंट्रोइड तक 2 है फिर नीचे को 1 है, शीर्ष से सेंट्रोइड तक 2 है और फिर नीचे को 1 है ना, इस तरह ध्यान रखना। कई बार स्टेटमेंट में भी आएगा कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को शीर्ष से किस अनुपात में बांटता है, तो किस अनुपात में बांट देगा भैया, 2:1, 2:1। स्टेटमेंट में भी वो लिख सकता है, तो आप लोग स्टेटमेंट करके भी लिख लेना कि जो सेंट्रोइड होता है केंद्रक, वो माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। समझ आया, चलिए कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इतना बेसिक सा पढ़ा रहा हूं, जिसने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है ना ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का एक डर होता है दिमाग में, समझ के वो डर निकाल दूंगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते चलोगे, जो चीजें बता रहा हूं उनको आप पढ़ते चलोगे, समझते चलोगे। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो,
या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7906526096, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दूसरा देखो, पहले तो हमने मीडियन पढ़ी थी, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा था ना, पहले मीडियन पढ़ी थी, माध्यिका तो सेंट्रोइड पढ़ा दिया, जिससे याद रखने का तरीका आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको शीर्षलंब पढ़ाया था, है ना, तो शीर्षलंब पढ़ाया था, तो हम पढ़ते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। क्या होता है लंब केंद्र? तो लंब केंद्र के बारे में आपको जानना है, थोड़ा सा आपको ध्यान आ रहा होगा कि लंब यानी परपेंडिकुलर के बारे में मैंने आपको चीजें समझाई थी अभी, है ना। तो इसमें आपको ये लिख लेना है कि त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो क्या होता है? लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तीनों जो परपेंडिकुलर होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है, वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, यानी लंब केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दूं और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं इसको हम ऑर्थो सेंटर यानी ओ कह देंगे। ये है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। ठीक है, तो ये होता है लंब केंद्र। पता चला ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र, है ना। एक त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब यानी तीनों वर्टेक्स परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा ये एक चीज समझनी है, जैसे मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और हमने कहा ये जो है ओ है, ऑर्थो सेंटर है, तो एंगल बीओसी और एंगल बीएसी में क्या रिलेशन होता है? नहीं, डबल नहीं होता, बहुत बार गलती करोगे। देखो यहां पर जो होगा, जो एंगल बीओसी होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, डबल कब होता है? डबल होता है जब सरकम सेंटर की बात आती ना परिकेंद्र की, तब ये डबल होगा। अभी और पढ़ेंगे, एक बीओसी और आएगा। जनरली हम एक चीज याद कर लेते हैं कि बीओसी बराबर 2 एंगल है ना, हम है ना याद कर लेते हैं हम, और हम वही कर देते हैं। एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलता भी है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग बताऊंगा, तीनों के एंगल कैसे निकलते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं एंगल बीओसी की, तो वो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए आज के लिए इतना रहने दो, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है थोड़ा सा। मैं सारी चीजें एक साथ पढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कल हम इसके बचे हुए 2 सेंटर पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेंटर की जो सेंटर होते हैं उनकी सिचुएशन यानी स्थिति चेक करेंगे कि वो कहाँ पर होते हैं। उनको ट्रैक करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो ऑर्थो सेंटर होगा, कौन सा पॉइंट सेंट्रोइड होगा, कौन सा इन सेंटर होगा, कौन सा सरकम सेंटर होगा, है ना वो पॉइंट। तो आपको इतना करना है जितना मैंने पढ़ाया है, 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लो, बना बना कर देख लो, तो ये आपको चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल मिलते हैं इसी क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।